Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the US का इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ के पर्सपेक्टिव से है। अर्लियर फेज के अंदर यूएस अथॉरिटीज़ के द्वारा इंडियन प्रोडक्ट्स पे 25% के टैरिफ को अप्लाई किया गया, बट लेटर फेज के अंदर में रसिया के साथ में ऑयल परचेज करने की वजह से एडिशनल जो 25% का जो टैरिफ है वो भी यहाँ पे अप्लाई हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये जो 50% टैरिफ है वो एग्जिस्टेंस में आएगा। इंडियन प्रोडक्ट्स का जो यूएस के लिए एक्सपोर्ट हुआ करता था, तो वहाँ के मार्केट के अंदर में इंडियन प्रोडक्ट का मोर प्राइस होने की वजह से एडिशनल जो 50% प्राइस वहाँ पे अप्लाई होने की वजह से ऑटोमेटिकली वे के अंदर मार्केट के अंदर उनको डिस्करेज किया जाएगा, उनका जो परचेज है वो वहाँ पे डिक्लाइन होगा। किसी भी कंट्री के पास में जो टैरिफ हैं वो एक टूल्स हुआ करते हैं बाहर से आने वाले प्रोडक्ट को डिस्करेज करने के रिगार्डिंग में, और इसके रिगार्डिंग में जो डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं उनको कभी कंट्रीज़ के द्वारा अप्लाई किया जाता है, कभी उनको रिड्यूस किया जाता है उस कंट्री का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग में। जैसे हमारी कंट्री के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट्स, कॉटन के ऊपर में जो एडिशनल ड्यूटी है वो इंडिया के अंदर में अप्लाई हुआ करता था, बट आप देखिए कि हमारा जो प्रोडक्शन डिक्लाइन होने की वजह से हमारी कंट्री का डिमांड है कि मोर जो कॉटन है उसका अवेलेबिलिटी हो, तो आप देखिए कि बाहर से आने वाली जो कॉटन है उसकी ड्यूटी को यहाँ पे रिड्यूस है वो किया गया है एक टाइम पीरियड के रिगार्डिंग में। तो इस तरीके से जो टैरिफ हैं, जो ड्यूटीज़ हैं वो वर्क किया करते हैं। अब इसका इम्पैक्ट है वो क्या रहेगा? इम्पैक्ट आप देखिए कि जो यूएस इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन हुआ करता था, इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट वहाँ पे होता था, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन रहेगा, एक्सपोर्ट वहाँ पे डिक्लाइन होगा। कितना एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो सकता है? तो अराउंड बताया गया है कि जो यूएस डॉलर का जो 47 बिलियन है, यूएस डॉलर 47 जो बिलियन है, इतना जो ट्रेड है उसको इम्पैक्ट रहेगा इस 50% के टैरिफ के अप्लाई होने की वजह से। क्या स्टूडेंट्स, हमारे जो नाइबर कंट्रीज हैं जो भी यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, क्या उनके ऊपर भी इतना ही टैरिफ अप्लाई किया गया है? तो उनके ऊपर इतना जो टैरिफ है वो नहीं है। इतना टैरिफ उनके ऊपर में ना अप्लाई होने की वजह से तो बताया गया है कि हमारा जो 55% के आसपास जो यूएस के लिए एक्सपोर्ट है वो अनकम्पिटिटिव वे के अंदर में या अनकम्पिटिटिव सेक्टर के अंदर में रहेगा, क्योंकि हमारे जो नाइबर कंट्रीज हैं उनको वहाँ पे टैरिफ ना अप्लाई होने की वजह से वो अपने एक्सपोर्ट को काफ़ी इजीली वे के अंदर में कैरी आउट है वो कर सकेंगे। कौन कौन से ऐसे नाइबर कंट्रीज हैं जहाँ जिनका एक्सपोर्ट है उन एरिया वहाँ पे हो सकता है? एक तो आप देखिए कि चाइना है, चाइना के अलावा स्टूडेंट्स वियतनाम है, चाइना के अलावा वियतनाम है, कंबोडिया है, फिलीपाइंस है, ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन रेज होता है, इंडिया का यूएस के लिए जो एक्सपोर्ट है वो कितना होता था? आप देखिए कि इंडिया के साइड के अंदर ही एक्सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव से वो सरप्लस था, यूएस के पर्सपेक्टिव से वो डेफिसिट था, क्योंकि इंडिया आप देखिए कि काफ़ी सारे जो टैरिफ है वो लगाया करता है और यूएस का प्रोडक्ट ऑलरेडी उसका काफ़ी ज़्यादा रेट हुआ करता है, तो इंडिया के अंदर में जो परचेजिंग प्रोसेस है वो काफ़ी कम है। हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है यूएस के लिए वो 87 बिलियन बताया गया है, 87 बिलियन यूएस डॉलर हैं, जो आप देखिए कि रिड्यूस होके 49 बिलियन है वो हो सकता है। 49 बिलियन ये एक्सपोर्ट है वो हो सकता है इस टैरिफ की वजह से। क्या सभी सेक्टर्स के ऊपर में अप्लाई रहेगा? सभी सेक्टर्स के ऊपर में अप्लाई नहीं रहेगा, अभी कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स के ऊपर ही इसको अप्लाई किया गया है। कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन पे अप्लाई नहीं रहेगा? तो आयरन का जो सेक्टर है, अब देखिए कि इंडिया का जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है उसका तो काफ़ी सारा एक्सपोर्ट डिफरेंट कंट्रीज में होता है, तो आयरन और स्टील के जो प्रोडक्ट हैं, एल्यूमिनियम के जो प्रोडक्ट हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो व्हीकल्स हैं, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हों, कार्गो व्हीकल हों या मिनी वैन्स हों, उनके ऊपर भी ये जो टैरिफ है वो नहीं अप्लाई रहेगा। इनके अलावा अगर हम बात करें कॉपर के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो बेसिकली आप देखिए कि आयरन है, स्टील है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है और व्हीकल का जो सेक्टर है उनके ऊपर में जो टैरिफ है वो नहीं अप्लाई होगा। कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनके ऊपर में मेजरली इम्पैक्ट करेगा ये 50% टैरिफ अप्लाई होने की वजह से? एक तो स्टूडेंट, जो गारमेंट्स का जो सेक्टर है, जो कि हम काफ़ी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, लो स्किल का काइंड ऑफ जो हमारा इंडस्ट्रीज हैं उनका काफ़ी सारा एक्सपोर्ट हुआ करता है। एमएसएमई का जो सेक्टर है वो उसका भी आप देखिए कि काफ़ी सारा एक्सपोर्ट यूएस के लिए हुआ करता था।
तो मेजरली इम्पैक्ट होने वाले जो सेक्टर हैं वो हैं यहाँ पे गारमेंट का सेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, गारमेंट्स का सेक्टर है। नेक्स्ट आप देखिए कि टेक्सटाइल का सेक्टर है, टेक्सटाइल का है। जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं, जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं। जेम्स एंड ज्वेलरीज के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे कारपेट हैं, फर्नीचर हैं, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका मेजरली इम्पैक्ट अब क्या आएगा कि उन प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन है वो भी इंडिया के अंदर में डिक्लाइन होगा, कि कहाँ कहाँ पे ये जो गारमेंट एंड टेक्सटाइल का जो इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे लोकेटेड है उन एरियाज़ में आप देखिए कि प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन होगा। तो टेक्सटाइल अगर हम गारमेंट के बारे में रीड करें तो हमारा जो त्रिपुर का एरिया है, त्रिपुर का एरिया है, त्रिपुर है, नोएडा है, गुरुग्राम है, बेंगलुरु है, लुधियाना एंड जयपुर का जो एरिया है जहाँ से काफ़ी सारे गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल हैं जो कि यूएस के लिए सप्लाई हुआ करते थे। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिकल्स के सेक्टर के बारे में तो गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर में और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में उसका इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे उसका प्रोडक्शन कम होगा। फिर आप देखिए कि हैंडीक्राफ्ट के अंदर में तो राजस्थान का काफ़ी सारा पार्ट है, जोधपुर है, जयपुर है, मुरादाबाद और सहारनपुर का भी एरिया है जहाँ से भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो सप्लाई होते थे यूएस के लिए। कारपेट के लिए हमने रीड किया है तो कारपेट में आप देखिए कि भदोही का एरिया है, उत्तर प्रदेश में जो कारपेट सेक्टर के अंदर में जो भदोही है, मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर के अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर श्रीनगर है तो उसका जो कारपेट है वो भी एक्सपोर्ट नहीं रहेगा। हमारे जो नाइबर कंट्री जहाँ पे सेम सिमिलर काइंड ऑफ जो इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं उनको गेन है वो रहेगा क्योंकि उनके ऊपर में टैरिफ है वो नहीं अप्लाई हुआ है। अब ये जब एग्जिस्टेंस में आया है तो इंडियन अथॉरिटीज़ इसको किस तरीके से देखती हैं, इंडियन अथॉरिटीज़ का क्या यहाँ पे रिएक्शन है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा कहा गया कि ये जो प्रैक्टिस है इस तरीके से 50% टैरिफ को अप्लाई करना ये काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है, अनजस्टिफाइड है और अनरीजनेबल है। अगर हम बात करें रसिया के साथ में ऑयल परचेज के ही रिगार्डिंग में तो यूरोपियन यूनियन कंटिन्यूस आप देखिए कि गैस का परचेज वहाँ से कैरी आउट करता था। चाइना अभी प्रेजेंट समय में हाईएस्ट नंबर ऑफ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो क्रूड ऑयल है उसको परचेज कैरी आउट करता है और इन कंट्रीज़ के ऊपर तो किसी तरीके का टैरिफ है वो नहीं अप्लाई है। तो कम्प्लीटली आप देखिए अनफेयर है, अनजस्टिफाइड है और अनरीजनेबल है। हमारे पीएम सर प्रेजेंट समय के अंदर में गुजरात के टूर के ऊपर में थे, गुजरात के वहाँ पे गए हुए थे तो वहाँ पे आप देखिए कि जो एक जापान का जो कंपनी है उनके द्वारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को जो डेवलप किया गया है गुजरात प्लांट के अंदर में, तो वहाँ पे पीएम सर के द्वारा स्वदेशी का जो मंत्रा है कि हमें हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है, सेल्फ रिलायंस है, उसको यहाँ पे कैरी आउट करना होगा। इंडियन जो सिटीजन्स हैं उनसे उनके द्वारा कहा गया है कि मैक्सिमम जो आप प्रोडक्ट परचेज कीजिए, जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट को परचेज कीजिए जिससे कि वो अपना प्रोडक्शन है उसको यहाँ पे कैरी आउट कर सकें। जेम्स एंड ज्वेलरीज के सेक्टर के बारे में हमने देखा तो आप देखिए कि इस सेक्टर के रिगार्डिंग में जो गुजरात के अंदर में जो सूरत का एरिया है जहाँ पे डायमंड का पॉलिशिंग किया जाता है, डायमंड का जो कटिंग का जो वर्क है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। ऑलरेडी G7 कंट्रीज़ के द्वारा कुछ एक्सपोर्ट के ऊपर में बैन लगाया गया था तो वहाँ पे प्रोडक्शन को इम्पैक्ट किया था और ये यहाँ पे मोर जो टैरिफ है 50% जो टैरिफ है वो लार्जर लेवल के ऊपर में उस सेक्टर को इम्पैक्ट है, जो सूरत सिटी है उसकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट है वो कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जुडिशल, यहाँ पे हमने स्वदेशी के बारे में देखा जो पीएम सर ने कहा है इंडियन सिटीजन्स को। आप देखिए कि स्टूडेंट्स हम फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर में आप रीड करते हो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। स्वदेशी मूवमेंट कब एग्जिस्टेंस में आता है, किस मूवमेंट के दौरान में था, तो जो बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट में जो मूवमेंट क्रिएट होता है 1905 के समय में, उसी समय में आपको उसी मूवमेंट को स्वदेशी मूवमेंट भी कहते हैं जिसमें आप देखिए कि जो फॉरेन क्लोथ हैं, फॉरेन गुड्स हैं जिनको जलाया गया था इंडियन उस मूवमेंट के दौरान में। नेक्स्ट आप देखिए कि जुडिशरी के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं उनसे पूछा है कि क्यों गवर्नर का जो बिल के रिगार्डिंग में किसी भी तरीके का जो एक्शन नहीं लिया जाता है आर्टिकल 200 के थ्रू, उसको क्यों रिव्यू नहीं किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या जुडिशरी के द्वारा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आर्टिकल 200 का जो रिव्यू है वो क्यों नहीं किया जा सकता, एक क्वेश्चन पूछा है। जब आर्टिकल 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग में है, जब गवर्नर के द्वारा जो वहाँ पे डायरेक्शन अगर इश्यू किया गया है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजा गया है गवर्नर रूल को या प्रेसिडेंट रूल को वहाँ पे अप्लाई करने के रिगार्डिंग में,
तो उसका जब रिव्यू कर सकता है हमारा जुडिशल इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे कंटिन्यूस जो इनएक्टिव सिचुएशन है कि कोई डिसीजन नहीं लिया गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इम्पोर्टेंट बिल्स हैं, तो उसकी रिगार्डिंग में क्यों यहाँ पे रिव्यू है वो नहीं किया जाए जुडिशल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। अब आपको यहाँ पे क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का हियरिंग प्रोसेस है जिसके अंदर में ये कहा गया। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या है? आर्टिकल 143 के थ्रू प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी यहाँ पे लीगल मैटर के रिगार्डिंग में या किसी भी जजमेंट के पर्सपेक्टिव से ओपिनियन मांगा जाए अगर जुडिशल इंस्टीट्यूशन का, तो जुडिशल इंस्टीट्यूशंस को अपना ओपिनियन देना होता है, बट बाइंडिंग नहीं है, कभी कभी वो डिनाई भी कर देते हैं। अयोध्या डिस्प्यूट के दौरान में हमने देखा था, जब 1992 के समय बाबरी का जो डिस्प्यूट है उस दौरान में हमारी जो जुडिशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा डिनाई कर दिया गया था कोई भी ओपिनियन वहाँ पे देने की रिगार्डिंग में। क्या ये ओपिनियन बाइंडिंग होता है? अगर ओपिनियन दिया जाए, आप देखिए कि बाइंडिंग नहीं होता है, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में एक पावर है ओपिनियन लेने के रिगार्डिंग में यहाँ पे जुडिशल इंस्टीट्यूशन से। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये प्रैक्टिस कहाँ से एग्जिस्ट करता है, ये प्रैक्टिस एग्जिस्ट करता है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। वहाँ पे भी कोर्ट को इसी तरीके से पावर दिया गया था, कोर्ट से ओपिनियन मांगने का जो पावर था वहाँ पे वॉइसरॉय जो ऑफिस है उनके पास में, जो गवर्नर जनरल का जो वॉइसरॉय ऑफिस हुआ करता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एंटी सेमिस्टिक जो लॉज हैं, जो कि जूइश जो कम्युनिटी हैं उनके अगेंस्ट में कोई वायलेंस होता है तो उनको उनके अंदर में इन लॉज को कंसीडर है वो किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ ने बताया है कि उनके 2 सिटी हैं यहाँ पे, एक सिटी है सिडनी, एक सिटी है सिडनी है स्टूडेंट्स, एक सिटी है सिडनी और एक सिटी है मेलबर्न। सिडनी एंड मेलबर्न के वहाँ पे आप देखिए कि जो कुछ अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिले थे, जिसमें कुछ फॉरेन नेशनल्स हैं जो ईरान से रिलेटेड हैं, उनका वहाँ पे कुछ इंगेजमेंट था, उनका वहाँ पे कुछ रोल था। तो उसी के रिगार्डिंग में यूएस अथॉरिटीज अपने जो रिलेशन है ईरान के साथ में क्लोज सिचुएशन में है, हम रिलेशंस को क्लोज कर सकते हैं। डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया गया है और अपने जो डिप्लोमेट उनके ईरान के अंदर में पोस्टेड थे उनको आप देखिए कि विड्रोवल है वो कर लिया गया। तो स्टूडेंट्स ये तो ईरान के बारे में हुआ, ये हमने लॉज के बारे में देखा कि जो जूइश कम्युनिटी के अगेंस्ट में जो लॉज हुआ करते हैं जिनको कि हम एंटी सेमेटिक लॉज के नाम से कंसिडर किया करते हैं। अब आप देखिए कि अब आपको यहाँ पे एक यूपीएससी के बारे में जानकारी पता होना चाहिए कि सिडनी, मेलबर्न, पर्थ नाम का जो सिटी है और भी काफ़ी सारी सिटीज़ हैं, ब्रिस्बेन है। कभी यूपीएससी 2006, 7 या 4-5 के समय में क्वेश्चंस पूछ लिया करता था, इन सिटीज़ को आप क्लॉकवाइज मैनर के अंदर में डिज़ाइन कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में ये सिटीज़ हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं। सिडनी क्या ईस्टर्न पार्ट के अंदर में है? वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जो मेजरली सिटीज़ हैं वो ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर में सिचुएटेड हैं। कुछ ऐसे सिटी हैं जैसे पर्थ नाम का जो सिटी है जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है। और ऑस्ट्रेलिया, और आप देखिए कि जो इसके साउथ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में वहाँ पे न्यूजीलैंड सिचुएटेड है। उस एरिया के अंदर में जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चंस हुआ करते हैं। और रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया का जो कम्प्लीटली ईस्टर्न पार्ट है जो कि पैसिफिक के अंदर में जो आइलैंड नेशन सिचुएटेड हैं, वहाँ से फिजी नाम का जो देश है उसके पॉलिटिकल लीडर इंडिया के विजिट के लिए आए थे। कल हमने न्यूज़पेपर के अंदर में उसका भी डिस्कशन है वो किया था। ईरान के बारे में अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट्स 1979 के समय ईरान के अंदर रिवॉल्यूशन होता है और उसी के बाद में आप देखिए कि ईरान का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो कम्प्लीटली चेंज होता है उस रिवॉल्यूशन के थ्रू। वहाँ पे प्रेजेंट समय में कुछ एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं कि ईरान एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को कैरी आउट करता है। जो हमास है, अजीबुल्ला है और होती रेबल ग्रुप हैं यमन के अंदर में, उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, उनको जो एंडोर्समेंट है वो ईरान के द्वारा हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारा जो नेवल फोर्स है उसके रिगार्डिंग में है कि नेवल फोर्स के अंदर में आप देखिए कि हमारे जो नए यहाँ पे जो नए जो युद्ध तोप हैं उनको कमीशन किया गया है। अब आपको यहाँ पे इनके बारे में जानकारी होना चाहिए, इनका जो नेम है वो क्या है। नेम यहाँ पे स्टूडेंट्स एक का जो नाम है वो है INS उदयगिरी, INS उदयगिरी है। और जो सेकंड का जो नाम है वो यहाँ पे है INS हिमगिरी, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। अब ये दोनों जो बेसिकली हमारे जो युद्ध तोप हैं जो नेवल फोर्स को हमारा यहाँ पे बूस्ट करेंगे,
किस प्रोजेक्ट के थ्रू इनको डेवलप किया गया है। तो आप देखिए कि हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम इंडिजीनियस वे के थ्रू यहाँ पे जो नेवल फोर्स के रिगार्डिंग में जो डेवलपमेंट है वो कर सकें। प्रोजेक्ट 71A है जिसके थ्रू इनको डेवलप किया गया। प्रोजेक्ट 17 का जो क्लासेज है उन्हीं की लेगेसी को ये बिल्ड करेंगे, उन्हीं की लेगेसी को ये कैरी आउट करेंगे। हमारे जो यहाँ पे 2 डिफरेंट शिपयार्ड्स हैं उनके द्वारा इनको डेवलप किया गया है। तो इंडिया का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको भी ये बूस्ट करता है। अगर हम शिपयार्ड्स का जो नाम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक तो नाम आप देखें कि मझगांव डोक है, एक गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स हैं जो कलकत्ता के अंदर में सिचुएटेड है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा जो नेवल फोर्स के अंदर में जो आप देखिए कि जो पावर का जो रिक्वायरमेंट था उसको ये बेनिफिट है वो करेंगे। हमारा जो खुद का जो डिफेंस सेक्टर के अंदर में जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको भी ये बूस्ट है वो करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है उसके अंदर में स्पेशली जो जम्मू का पार्ट है वहाँ पे फ्लड सिचुएशन देखने के लिए मिला है। फ्लड सिचुएशन भी हुआ है, लैंडस्लाइड भी वहाँ पे हुआ है। और जो रिलीजियस पर्पस से जो वैष्णो देवी टेम्पल का जो जर्नी वहाँ पे हुआ करता है उसका भी जो यात्रा है उसको रोका गया है लैंडस्लाइड एंड जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होने की वजह से। अब स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस मानसून के समय में हिली एरियाज़ में ये न्यूज़ हैं कंटिन्यूस आती हैं कि हमारे वहाँ पे कभी क्लाउड ब्रस्ट है, कभी लैंडस्लाइड है और कभी आप देखिए कि फ्लैश फ्लड का सिचुएशन होना। क्या रीज़न है हिली एरियाज़ में इन सिचुएशन का क्रिएट होने का? एक तो उनका जो जोग्राफी है वो इसके बिहाइंड में रीजन है। अदर रीजन से वहाँ पे कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे आप देखिए कि लेक एग्जिस्ट करती है पर वो ग्लेशियर लेक है और लोगों के द्वारा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, उसको भी वो इम्पैक्ट होता है क्योंकि ग्लेशियर लेक है तो कभी भी वहाँ पे जो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड है वो क्रिएट हो सकता है, फ्लैश फ्लड का सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वैष्णो देवी के बारे में हम रीड करते हैं काफ़ी बार, आपने सुना भी होगा। ये जो वैष्णो देवी जो टेम्पल है कौन सा जो हिल्स है उनके ऊपर में सिचुएटेड है, त्रिकुटा नाम से हिल है, त्रिकुटा हिल्स वहाँ पे वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उनके बारे में है कि हमारे जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे डेमोग्राफी का जो चेंजिंग सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों या जो अदर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनको कंटिन्यूस एक कंसर्न है उसको कैरी आउट करना चाहिए। किसी भी तरीके से जो डेमोग्राफी है वो नहीं चेंज होना चाहिए। बॉर्डर विलेजेज हैं वो कंट्री के सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया करते हैं। तो उसी बॉर्डर एरियाज़ के बारे में एक हमारा गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव भी है जिसको कि हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के नाम से रीड करते हैं। किस प्रोग्राम के नाम से रीड करते हैं स्टूडेंट्स? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के नाम से। उसी के एक वर्कशॉप के अंदर में ये हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कहा गया है कि अथॉरिटीज़ को कंसर्न को कैरी आउट करना चाहिए। गुजरात स्टेट के अंदर में कैसे बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट किया गया है उसी को एज ए मॉडल मानते हुए सभी एरियाज़ के अंदर में ये जो प्रॉपर सिक्योरिटी है, प्रॉपर एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन है वो वहाँ पे एग्जिस्टेंस में आए। अब एक बार हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में रीड करते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो कि बॉर्डर एरिया के पर्सपेक्टिव से है और ये डिफरेंट है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से। जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है उससे ये आप देखिए कि कम्प्लीटली डिफरेंट है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जो अल्टीमेट फर्स्ट फेज में जब इसको चलाया गया था तो चाइना के साथ में जो बॉर्डर शेयर होने वाले जो विलेजेज हैं वहाँ पे इसको चलाया गया। बाकी आप देखिए कि हमारे जो मैक्सिमम स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ पे इसको एग्जिस्टेंस में लाया जाएगा। उसी के वर्कशॉप के अंदर में ये कहा गया है जो कि 3 पैरामीटर के ऊपर में वर्क करता है कि बॉर्डर एरिया के अंदर में जो माइग्रेशन है उसको हमें प्रिवेंट करना है, जो इलीगल माइग्रेशन है उसको हमें प्रिवेंट करना है, माइग्रेशन को बॉर्डर एरिया के अंदर में माइग्रेशन को प्रिवेंट करना है। सेकंड आप देखिए कि जो 100% जो बेनिफिट का जो उनका स्कीम्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम हो या स्टेट गवर्नमेंट का, उनका इम्प्लीमेंटेशन उन एरिया में हो। इसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में एज ए टूल के रूप से इन बॉर्डर विलेजेस को स्ट्रेंथन है वो किया जाए। ये जो प्रोग्राम है वो किस कैटेगरी में है, क्या सेंट्रल सेक्टर के अंदर में है या सेंट्रल स्पॉन्सर के अंदर में है? 100% जो पैसा है वो सेंट्रल सेक्टर का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो ये किसका पार्ट हुआ? सेंट्रल सेक्टर का ये पार्ट हुआ, सेंट्रल सेक्टर का ये पार्ट हुआ। तो स्टूडेंट्स ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हमने यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा पीएम सर का जो आने वाले समय का जो विजिट है उसके बारे में कहा गया है
कि आने वाले समय के अंदर हमारे जो पीएम सर हैं जापान के लिए जाएंगे। जापान का जो विजिट है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए। एक तो आप देखिए कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी का जो सिचुएशन है, जैसे इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में टैरिफ लगाया गया, और जापान का एक यहाँ पे इनिशिएटिव है कि इंडिया के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है वो उनके द्वारा कैरी आउट किया जाएगा। जापानी जो येन है, जापानी जो करेंसी है येन, उसके अकॉर्डिंग में आप देखिए कि $10 बिलियन येन का जो इंडिया के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है वो उनके द्वारा होगा। तो ग्लोबल अनसर्टिनिटी के अंदर में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होना, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, या आप देखिए कि जो क्लीन एनर्जी का जो डिमांड है उसके उन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जो हेल्प है वो प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि जो अहमदाबाद बॉम्बे का जो रेलवे लाइन है, जो बुलेट ट्रेन है, उसके रिगार्डिंग में भी जो यहाँ पे जो डिस्कशन है वो कैरी फॉरवर्ड रहेगा जापान के साथ में, कि किस तरीके का जो ट्रेन्स है वो वहाँ पे एग्जिस्टेंस में लाना है। हमारा जो डिजिटल सेक्टर के अंदर में भी जो पार्टनरशिप है उसके रिवाइवल के बारे में कहा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा आप देखिए कि जो अदर सेक्टर्स हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया का जो कल्चर है उसको भी इंक्लूड करने के लिए कहा गया है। तो ये इंडिया और जापान का रहेगा। इसी डिस्कशन के दौरान में क्वेड का जो इम्पोर्टेंस है, जो 4 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। और यूएस के द्वारा जो इंडिया के अगेंस्ट में जो डिसीजंस लिए गए हैं इस सिचुएशन के अंदर में, क्वेड का जो रिलेवेंस है, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ का एक प्लेटफॉर्म है, लाइक माइंडेड कंट्रीज़ का एक प्लेटफॉर्म है। तो उसके रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि डिस्कशन यहाँ पे रहेगा कि क्वेड का जो टॉक्स हैं, जो इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाला समिट ऑर्गेनाइज होगा या नहीं होगा, कैसे ये जो लाइक माइंडेड कंट्रीज इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी के अंदर में जो वर्क है उसको कैरी आउट करें। उसके बाद में जो पीएम सर हैं जो एससीओ की मीटिंग के लिए चाइना के लिए जाएंगे, और अब 2020 के समय जो इंडिया चाइना का जो क्लैश हुआ था उसके बाद में जो रिलेशंस एक इम्प्रूवमेंट फेज के अंदर में है। अभी चाइना ने जो यूएस के द्वारा इंडियन प्रोडक्ट्स पे जो टैरिफ लगाया गया उसको भी आप देखिए कि कहा गया है कि चाइना कंटिन्यूस इंडिया के साथ में जो अपना स्टैंड है उसको कैरी आउट करता है। यूएस के द्वारा किसी भी तरीके का एक जो आप देखिए राइट अवेलेबल नहीं है कि किसी कंट्री को जो बुली है वो उनके द्वारा किया जाए। कि चाइना के डिप्लोमेट का कुछ यहाँ स्टेटमेंट्स थे इंडिया के अंदर में। एससीओ के अंदर में आप देखिए कि जो मेंबर कंट्रीज हैं जिसमें जॉइंट डिक्लेरेशन जब साइन हो, एससीओ का जब जॉइंट डिक्लेरेशन साइन हो, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको इंक्लूड किया जाए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको इंक्लूड किया जाए। जब एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ था तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को नहीं साइन किया गया था, उसको नहीं इंक्लूड किया गया था। इंडिया का कंटिन्यूस डिमांड है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हमने कंडक्ट किया, जो टीआरएफ नाम का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पहलगाम के अंदर में टेरर अटैक किया, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को इंक्लूड है वो किया जाए। तो ये बेसिकली आने वाले समिट के डिस्कशन के बारे में था। नेक्स्ट आप देखिए कि तमिलनाडु के अंदर में एक ब्रेकफास्ट का स्कीम चलाया गया है। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि वो भी उस स्कीम को इम्प्लीमेंट है वो करेंगे। यहाँ पे बताया गया है पंजाब मिनिस्टर के द्वारा कि जब भी कोई वर्किंग वुमेन है उनको स्कूल गोइंग अगर उनके चिल्ड्रंस हैं तो काफ़ी समय पहले उनको वेकअप जो खड़ा होना होता है, और उसके बाद में आप देखिए कि अब ब्रेकफास्ट है उसको प्रिपेयर करना होता है। तो उसी प्रोसेस को देखते हुए जो ब्रेकफास्ट है जो कि स्कूल्स के अंदर में जो सब बच्चों को दिया जाएगा, न्यूट्रिशनल उनका जो डिमांड है उसको भी फुलफिल करने के रिगार्डिंग में काफ़ी बार हमारे यहाँ पे जो हमारे जो पीडीएस सोप्स हैं जिसके अंदर में आप देखिए कि जो असेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं अगर उनका कोई कमी है तो उनको भी बेसिकली उसमें इंक्लूड है वो कर लिया जाता है। जैसे आयरन है, जिंक है, उनका फोर्टिफाइड जो फूड है उसको अवेलेबल करवाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गणपति फेस्टिवल के बारे में है, आप देखिए कि गणेश चतुर्थी है। आपको एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए, हमारी कंट्री के अंदर में जो गणपति फेस्टिवल है फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में कब स्टार्ट होता है। गणपति फेस्टिवल है कब स्टार्ट होता है, 1893 के समय ये स्टार्ट हुआ था। काफ़ी बार महाराष्ट्र पीसीएस के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहले कौन सा फेस्टिवल स्टार्ट हुआ, गणपति या शिवाजी। 1896 के समय शिवाजी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था, गणपति फेस्टिवल 1893 में था, 96 में था शिवाजी। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं। अब देखिए कि उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और जब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैरी आउट करते हैं, नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है खिलाफत मूवमेंट, उन समय बाल गंगाधर तिलक का डेथ होता है जिन्होंने
इनिशियली उस मूवमेंट को अपोज करते थे, पर बाद में उनके द्वारा फंड के अंदर भी अपना कंट्रीब्यूट है वो किया गया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये इनके गणपति फेस्टिवल के बारे में, इस फेस्टिवल को कैसे वो यूज करते, अपने मैसेज हैं वो लोगों तक पहुंचाते, लोगों को यहाँ पे यूनाइट करते, और कैसे हमें फ्रीडम मूवमेंट है उसको कैरी आउट करना है। एक ही ऐसे ही आप देखिए कि फेस्टिवल के दौरान में उनको लोगों के द्वारा कहा जाता है कि कैसे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो एंटी इंडियन या वहाँ पे जो लोकल पर्सन्स हैं उनके अगेंस्ट में अपना पॉलिसी को कैरी आउट करते हैं, और उसके अगेंस्ट में कुछ वहाँ पे जो लोकल आप देखें कि जो पर्सन है वो अपना रिवेंज भी कैरी आउट करते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स के रिगार्डिंग में। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फेस्टिवल का इम्पोर्टेंस है लोगों को यूनाइट करने के अंदर में, लोगों को मैसेज अपना डिलीवर करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो इजराइल के पर्सपेक्टिव से है। यूरोपियन यूनियन है वो आप देखिए काफ़ी हार्श वर्ड्स को यूज करता है, बट अगर हम बात करें एक्शंस के बारे में तो एक्शन काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। और एक काफ़ी कॉमन स्टेटमेंट होता है कि ऑलवेज बिलीव ऑन द एक्शन रेदर देन द वर्ड्स, कि आप एक्शंस को हमेशा बिलीव करना, वर्ड्स को कभी ज़्यादा बिलीव है वो मत करना। तो स्टूडेंट्स यूरोपियन यूनियन का ये सिचुएशन है वो क्यों है? अब सिचुएशन के बिहाइंड में अगर हम देखें तो रिसेंटली एक डच के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया था कि वो इजराइल के अगेंस्ट में जो सैंक्शन है उसको इम्पोज करेंगे, क्योंकि इजराइल के द्वारा कंटिन्यूस वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन वायलेंस किया गया है। तो स्टूडेंट्स फिर बाद में वो जो सैंक्शन ना करने की वजह से उनके द्वारा रिजाइन है वो किया गया, डिजाइन किया गया। अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन के बारे में, यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड है और इजराइल का जो ट्रेड है वो कंटिन्यूस हायर नंबर्स में देखने के लिए मिला है जब से कन्फ्लिक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया है। तो यूरोप को यहाँ पे चूज करने का ज़रूरत है कि उसको इजराइल को चूज करना है या हमास को। ये इजराइल के पॉलिटिकल लीडर्स का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि अगर आप यहाँ पे हमास को चूज करते हो, यहाँ पे इजराइल के अगेंस्ट में सैंक्शन लगाते हो, तो आप जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो टेररिज्म का एक एक्सिस उनके द्वारा बताया गया है, उसको आप सपोर्ट है वो कैरी आउट करते हो। कितना ट्रेड है यूरोपियन यूनियन और इजराइल का? यहाँ पे ट्रेड बताया गया है 2.4 बिलियन के आसपास का ट्रेड है। कितना है स्टूडेंट? 2.4 बिलियन के आसपास का ये यूरोपियन यूनियन से सप्लाई है इजराइल के लिए। इजराइल से सप्लाई कितना है? इजराइल से है 2 बिलियन यूएस डॉलर का, उतना 2 बिलियन यूएस डॉलर का। तो ऐसी सिचुएशन में जब उनका इस तरीके से ट्रेड है तो कैसे वो यहाँ पे अपने एक्शंस हैं उसको कैरी आउट करेंगे? तो वीक एक्शंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स रसिया के साथ में क्यों उन्होंने अपना जो सैंक्शन है उसको इम्पोज किया था, या रसिया के साथ में क्यों एक्शंस हैं वो लिए थे? क्योंकि रसिया उनको एज ए थ्रेट के रूप से दिखता है जब वो यूक्रेन के ऊपर में उनका कन्फ्लिक्ट होता है। तो इस वजह से रसिया के अगेंस्ट में वो अपने जो स्टैंड है उसको क्लियरली कैरी आउट करते हैं इनिशियली पार्ट से ही, जब से वो जो कन्फ्लिक्ट है वो हुआ था। रिसेंटली हमारे यहाँ पे जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, उनके द्वारा आप देखें कि एक इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप DRDO की एक टेस्टिंग है वो किया गया है इसरो के द्वारा, DRDO के द्वारा नहीं किया गया। कौन सा ये टेस्ट है? इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट क्या है कि यहाँ पे जब हमारा जो गगनयान मिशन के लिए जो क्रू जाएगा, जो क्रू वापस से रिटर्न करते हुए उसको कैसे यहाँ पे अर्थ के ऊपर में लेके आना है, उस प्रैक्टिस के रिगार्डिंग में ये किया गया। पैरासूट के थ्रू ये ड्रॉपिंग हुआ है, हेलीकॉप्टर के थ्रू ये ड्रॉपिंग किया गया है एक हाइट के ऊपर में, जो सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है। कैसे ये बेनिफिट करेगा? हमारा जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, जो हमारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है गगनयान, उसके अंदर में ये बेनिफिट है उसको ये प्रोवाइड करेगा। गगनयान के अंदर में क्या हम आउटर स्पेस के अंदर में कितना यहाँ पे कितना डिस्टेंस के लिए सेंड करेंगे? तो आप देखिए कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर में जो ह्यूमन है उसको सेंड किया जाएगा। हमने यहाँ पे व्योम मित्रा नाम का एक ह्यूमनॉइड है उसको भी डेवलप किया था इसरो के द्वारा ही। इनिशियली पार्ट के अंदर में उस ह्यूमनॉइड जो ह्यूमन जैसा दिखने वाला रोबोट है उसको सेंड किया जाएगा स्पेस के अंदर में, और धीरे धीरे हर एक टेस्टिंग का कंडक्ट होने के बाद में ही जो ह्यूमन बीइंग है उनको सेंड किया जाएगा गगनयान मिशन के थ्रू लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कॉटन के बारे में है। अब आप देखिए कि कॉटन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे क्या मेंशन किया गया कि जो ड्यूटी है जो अप्लाई हुआ करती थी कॉटन के ऊपर में, उनको रिड्यूस है वो किया गया है। ड्यूटी अप्लाई होती थी उनको अब मना कर दिया गया। क्यों मना किया गया है? क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो कॉटन का जो प्रोडक्शन था, पहले
अगर हम बात करें 2 ईयर बिफोर जो कॉटन का जो प्रोडक्शन था वो आप देखिए कि 350 लाख बेल्स हुआ करता था। और डिमांड कितना था? 335 डिमांड था, 335 लाख बेल्स का डिमांड था, तो मोर देन सरप्लस था, तो काफ़ी सारा हम एक्सपोर्ट भी कैरी आउट करते थे। अभी पिछले 2 साल के अंदर में अच्छा मानसून का रेन हुआ है। मानसून का रेन अच्छा होता है तो आप देखिए कि फसल के लिए काफ़ी सही है। बट फसल का जो फ्लावरिंग का जो समय है, उसके फ्लावरिंग का जो समय होता है, उस दौरान में अगर कंटिन्यूस रेनफॉल रिसीव होता है तो उसका जो आपको जो प्रोडक्शन है उसको वो इम्पैक्ट करता है। तो ऐसा ही कुछ इम्पैक्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखने के लिए मिला है कॉटन के प्रोडक्शन के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, इस समय में जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हुआ, 294 लाख बेल्स के आसपास में है, डिमांड ज़्यादा है। और हमारा जो कॉटन जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो अक्टूबर या नवंबर के समय मार्केट के अंदर में आता है, अक्टूबर नवंबर के समय में। तो आने वाले जो सितंबर का जो समय है उस तक यहाँ पे जो ड्यूटीज अप्लाई हुआ करती थी, जो इम्पोर्ट ड्यूटी, उसको रिड्यूस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में है कि मोर नंबर ऑफ एनरोलमेंट है रूरल एरिया के अंदर में गवर्नमेंट स्कूल्स में अर्बन एरिया के कंपैरिजन में। मोर यहाँ पे जो फ़ी है वो पे करना होता है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर में काफ़ी कम फ़ी है। मीन्स आप देखिए कि वहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट हुआ करता है। तो ये फ़ी पेमेंट के बारे में है। और अगर आप प्राइवेट स्कूल के अंदर में भी सेंड करते हो चिल्ड्रंस को तो उसके बाद में भी एडिशनली जो ट्यूशन फ़ी है, जो ट्यूशन या अकेडमी है उसमें सेंड करने का जो फ़ी है वो भी यहाँ पे हुआ करता है। तो एज ए स्कूल, एज ए इंस्टीट्यूशन पे भी ये सवाल उठता है, एक तो ऑलरेडी आप हाई फ़ी वहाँ पे करते हो, उसके बाद में भी आप देखिए कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, आपको एडिशनली जो ट्यूशन क्लासेज हैं उसमें जाना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो रियल मनी गेमिंग का जो यहाँ पे रियल मनी गेमिंग का रिगार्डिंग में जो बैन किया गया है रेगुलेशन एंड जो प्रोहिबिशन एक्ट के थ्रू रिसेंटली, तो जो उसके अंदर में जो कंपनीज हैं उनका किसी भी तरीके से इंटरेस्ट नहीं है कि एक्ट को उनके द्वारा चैलेंज है वो किया जाए। फिर स्टूडेंट ट्राइबल एरियाज़ के बारे में है, आदि कर्मयोगी नाम से एक इनिशिएटिव चलाया जाएगा। जो चेंज लीडर्स हैं जो यहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ के अंदर में विलेज लेवल के ऊपर में, ग्रास रूट लेवल के ऊपर में जो कम्युनिटीज़ हैं उसके रिगार्डिंग में एक चेंजेस को कैरी आउट कर सकें, चेंजेस को यहाँ पे बूस्ट है वो उनके द्वारा किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पेरिस जो एग्रीमेंट है उसके बारे में है। यहाँ पे ट्राइबल्स के बारे में आप देखिए कि हमारा जो धरती अब्बा जयंती है, ग्राम उत्कर्ष अभियान है, इन प्रोग्राम्स के अंदर में जो लास्ट माइल स्कीम डिलीवरी है उसमें ये बेनिफिट को प्रोवाइड करेंगे। धरती अब्बा जो स्कीम क्या है, 15 नवंबर का डे हम एज ए ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी मेमोरी के रूप से यहाँ पे सेलिब्रेट किया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जो पेरिस का जो एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट जो कब आया था एग्जिस्टेंस में 2015 के समय में। तो पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू आप देखिए कि एक अथॉरिटी के बारे में कहा गया था कि जो कार्बन मार्केट है उसके रिगार्डिंग में एक अथॉरिटी आपको बनाना होगा। नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो यहाँ पे डेवलप की गई है इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। बाकू के अंदर में ये प्रॉमिस किया गया था। बाकू के अंदर में 2029 अजरबैजान का कैपिटल है बाकू, जहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था COP29 का। उस समय ये कंट्रीज के द्वारा आपसी प्रॉमिस था वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली रिन्यूएबल सेक्टर के बारे में है। इंडिया के जो NDC टारगेट्स हैं, INDC जो टारगेट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि हमें जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना है। GDP के कंपेरिजन के अंदर में 45% का जो एमिशन है उसको हमें रिड्यूस करना है। 50% जो एनर्जी का जो डिमांड है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से होना चाहिए। और कार्बन सिंक है उसको भी हमें क्रिएट करना है। तो एक तो आप देखिए कि कार्बन सिंक है, एक हमें GDP के कंपैरिजन के अंदर में एमिशन का जो रिड्यूस करना है, और एडिशनली हमें जो 50% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी है उसको भी कैरी आउट करना हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, यूरोपियन यूनियन ने आप देखिए कि जो सोवरिन राइट्स हैं उसका यहाँ पे असर्शन है उसको कैरी आउट किया है US के रिगार्डिंग में। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी के सेक्टर के पर्सपेक्टिव से है, अपना जो सोवरिन राइट्स को उनके द्वारा असाइड किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे तेहरान के रिगार्डिंग में है कि नेगोशिएशन है वो कंटिन्यूस फेज के अंदर में है। तेहरान का जो न्यूक्लियर डील है जो कि 2015 के समय US ने साइन भी किया था, बाद में अभी रिसेंटली US का जो लीडर है उनके द्वारा विड्रोवल किया गया। तो उसी न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में है, नेगोशिएशन अभी कंटिन्यूस फेज में है। बीजिंग ने आप देखिए कि जापान का जो प्रोटेस्ट ओवर द गैस फील्ड है, जो डिस्प्यूटेड ईस्ट चाइना सी है, जो
ईस्ट चाइना सी है, उसके अंदर में जो गैस का यहाँ पे डेट प्रोजेक्ट है उसको बीजिंग के द्वारा जो रिजेक्ट है वो किया गया है यहाँ पे गैस फील्ड के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात जो इकोनॉमिकल जो इस पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर में उनके द्वारा इंक्लूड किया गया। फिर आप देखिए कि फ्रांस के जो लीडर हैं जिन्होंने कहा है कि वो पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करेंगे, पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने वाले वो फोर्थ यूरोपियन यूनियन के कंट्री हो सकते हैं आफ्टर द जो स्पेन है, आयरलैंड है, स्लोवेनिया है उसके बाद में, और यूरोपियन जो किंगडम है वो भी रिकॉग्नाइज करने का बात करता है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं वो देखने के लिए मिले हैं। फ्रांस ने कहा है कि जो एंटी सेमिटिज्म के जो लॉज हैं जूइस के अगेंस्ट अटैक के, तो उनको आप एज ए जो वेपन है उसके रूप से नहीं यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखिए कि म्यांमार के बारे में है, कल हमने रोहिंग्या कम्युनिटीज़ के पर्सपेक्टिव से रीड किया था कैसे उनका जो फोर्सफुली माइग्रेशन है उस डे को रिमेंबर करते हैं, और अभी बांग्लादेश के अंदर में उनका संख्या है। तो म्यांमार के अंदर में आप देखिए कि स्ट्राइक हुआ है, कुछ डेथ वहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।